हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। इस वीडियो में जेके पीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का जो एग्जाम 14 मई को हुआ था उसमें जो बचे हुए कुछ डाउटफुल क्वेश्चंस हैं वो रेफरेंसेस के साथ डिस्कस करूंगा। और ये बेसिकली पार्ट 2 है और पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। और जो पीडीएफ है इसका कंबाइंड पीडीएफ मैं आईएएस गेटवेज के एंड्रॉयड ऐप में स्टडी मटेरियल सेक्शन में अपलोड कर दूंगा। वहां से आप एक्सेस करके इसको आप जो भी रेलेवेंट क्वेश्चंस जहां पर आपको ऑब्जेक्शन रेज करने हैं अपना डिस्क्रिप्शन यूज करते हुए ऑब्जेक्शन रेज कर दीजिएगा। 17th हमारी लास्ट डेट है और मैं स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, स्टूडेंट को थोड़ा सा कंफ्यूजन है, जस्ट मैं अपना जो ओपिनियन है जस्ट शेयर कर देता हूं कि जो ईएससी 1998 में क्वेश्चन पूछा गया था जिसका कंपैरिजन जो इस बार के क्वेश्चन से किया जा रहा है, उसमें क्वेश्चन जो टर्मिनोलॉजी यूज की गई है वो इस रिडक्शन की जगह रिड्यूस्ड वर्ड यूज किया गया है। ठीक है, यहां पर पूछ रहा है कि हमारा ओरिजिनल वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में रिडक्शन कितना हुआ। तो हमारा जो क्वेश्चन आया था उसमें जो रिड्यूस्ड फाइनल वॉल्यूम बन रही थी वो V1/4 यानी ओरिजिनल वॉल्यूम का 1/4 हो जा रहा था, यानी 25% ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम। तो अगर यहां पर ये रिडक्शन जब पूछा गया तो रिडक्शन हमारा 75% का रिडक्शन हुआ, लेकिन जो वॉल्यूम रिड्यूस होने के बाद आई तो अगर हमारा रिड्यूस पूछा गया तो 0.25 होगा और अगर रिडक्शन पूछा जाएगा 75% होगा। इसीलिए जो ईएससी का क्वेश्चन है आप सॉल्यूशन देखेंगे तो वहां इसका आंसर 75% दिया है। तो जिस भी टीचर ने क्वेश्चन फ्रेम किया है ही हैज चेंज टर्मिनोलॉजी और क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो गया। जो भी स्टूडेंट्स हैं अपना डिस्क्रिप्शन यूज करते हुए जो भी उनका जजमेंट है वो यूज करें। आई हैव जस्ट शेयर्ड माय ओपिनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें करेक्ट डेफिनेशन पूछी गई थी हमारी प्रोबेबल मैक्सिमम फ्लड की। तो इन्होंने ऑप्शन डी दिया हुआ है कि प्रोबेबल मैक्सिमम फ्लड हमारा एक्सट्रीम फ्लड होता है जो फिजिकली पॉसिबल है किसी भी रीजन में सीवियर मॉस्ट कंडीशंस में अंडर रेयरेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोलॉजिकल एंड मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर्स। तो सुब्रमण्या की हाइड्रोलॉजी की बुक में आप देखेंगे सेम डेफिनेशन हमारी यहाँ पे पीएमएफ की दी हुई है। तो इसमें आपको ऑब्जेक्शन रेज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद दिस इज वेरी वन ऑफ द मोस्ट डाउटफुल क्वेश्चंस। इस पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन और रेफरेंसेस नहीं मिल रहे हैं। सो आई विल बी इलस्ट्रेटिंग ऑन दिस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इन्होंने जो ऑप्शन दिया है वो ऑप्शन सी दिया है। ठीक है, यहाँ पे ये मैंने गलती से आंसर की में डी लिख दिया है, डी इसका आंसर नहीं है। इसमें करेक्ट आंसर जो है वो ऑल ऑफ दी अबव है। ठीक है, तो इसमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ठीक है, ऑल ऑफ दी ऑप्शंस आर करेक्ट। जो हमारे ए बी सी ऑप्शंस हैं वो तीनों करेक्ट हैं और इन्होंने आंसर की में सी दिया हुआ है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट जो सी है इसमें देख लेते हैं, द बल्किंग ऑफ फाइन सैंड इज मोर देन कोर सैंड। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट, इसका रेफरेंस भी हम अभी बात कर लेंगे। जो वॉल्यूम है फुली सैचुरेटेड सैंड की वो ड्राई सैंड के बराबर है, क्योंकि फुली सैचुरेटेड सैंड के केस में क्या होगा, जो हमारा जो बल्किंग हो रही थी वो जीरो हो जाएगी। एक्चुअली रेफरेंस के लिए मैं एसके शर्मा की आपको सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल की बुक दिखाता हूं जहां पर ये लिखा हुआ है कि there is a limit to bulking of sand which has been estimated to around 30% at about 10% moisture content. Further increase in water content decreases the volume. ठीक है, when sand is fully saturated, यहां से क्वेश्चन आ रहा है, when the sand is fully saturated it occupies the same volume as that of dry sand because the particles come to their original position. Thus there is no bulking for fully saturated sand. तो जो dry sand में जो volume of voids होगी वो fully saturated sand के केस में पानी से ऑक्यूपाई हो जाएगी, सिर्फ इतना डिफरेंस होगा। ठीक है, तो यहां पर भी यही सेम चीज लिखी हुई है कि व्हेन सैंड इज फुली सैचुरेटेड इट ऑक्यूपाइज द सेम वॉल्यूम एज दैट ऑफ ड्राई सैंड। तो आप एसके शर्मा की बुक का रेफरेंस देके ऑप्शन 2 को करेक्ट कर सकते हो। ये एसके दुग्गल की बुक का रेफरेंस है जहां पर लिखा हुआ है कि 4 से 6% तक का हम मॉइस्चर कंटेंट अगर वेरिएशन करते हैं सैंड में तो हमारा जो बल्किंग है यानी इंक्रीज इन वॉल्यूम है वो अराउंड 15 to 30% होती है। ये जो परसेंटेज और लिमिट्स हैं ये अलग अलग बुक्स में देखोगे आप अलग अलग वैल्यूज लिखी हुई हैं। तो नियर अबाउट हम कह सकते हैं कि ऑप्शन ए भी हमारा करेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट हैं और यहाँ पे ऑप्शन डी में इन्होंने नन ऑफ दी अबव कर दिया है, जबकि यहाँ पे ऑल ऑफ दी अबव था जहां से भी इन्होंने क्वेश्चन उठाया है।
तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट होने की वजह से आप ये नहीं कह सकते कि इसमें सिर्फ ऑप्शन सी करेक्ट है, बिकॉज ऑप्शन बी का मैंने आपको रेफरेंस ऑलरेडी दे दिया। तो और बल्किंग ऑफ फाइन सैंड और कोर सैंड भी करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो इंक्रीज इन वॉल्यूम का ग्राफ है मॉइस्चर कंटेंट के साथ, एक सर्टेन मॉइस्चर कंटेंट पे आप देख पा रहे हैं फाइन सैंड के केस में इस ग्राफ में अगर आप देखेंगे तो यू कैन सी दिस इज रीचिंग अप टू 38%। ठीक है, ये अराउंड 38% तक जा रहा है अगर हमारा मॉइस्चर कंटेंट जो है वो अराउंड 7 to 8% है। तो यहाँ पर जो ये फ्रेम किया गया है, यू कैन सी कि 38% तक हमारा वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट होने की वजह से इसमें आप ऑब्जेक्शन रेज कर दोगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3-4 इक्विपमेंट्स दिए हैं और इसमें से बताना है कि कौन से इक्विपमेंट्स का हम यूज मटेरियल का एक्सकवेशन के लिए और साथ साथ ट्रक्स में लोड करने के लिए करते हैं। इन्होंने जो ऑप्शन दिया है ऑप्शन सी दिया है, वन ओनली, विच इज बेसिकली ड्रैग लाइन। लेकिन हमारे जो पावर शॉवेल हैं और वो हैं, ये भी हमारे एक्सकवेशन के लिए और पैरेलली साइमल्टेनियसली लोडिंग इनटू ट्रक्स के लिए हम यूज करते हैं। रेफरेंस के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ब्यूरो ऑफ रिक्लेमेशन की ये बुक है, इसके पेज 4 लैंडर 11 में लिखा हुआ है साफ साफ, इट रिक्वायर्ड पावर शॉवेल्स टू एक्सकवेट द मटेरियल एंड लोड इट इनटू ट्रक्स। तो पावर शॉवेल का यहाँ से क्लियर हो जा रहा है कि इट इज बेसिकली यूज्ड फॉर एक्सकवेशन एंड लोडिंग इनटू ट्रक्स। ठीक है, ड्रैग लाइन का इन्होंने ऑलरेडी कंसीडर किया है। रेफरेंस के लिए एक्सेस इंजीनियरिंग लाइब्रेरी जो ऑफिशियल वेबसाइट है इनकी, यहाँ पर ड्रैग लाइंस का भी लिखा हुआ है कि दे आर यूज्ड टू एक्सकवेट द मटेरियल एंड लोड इनटू हॉलिंग यूनिट्स सच एज ट्रक एंड ट्रैक्टर पुल्ड वैगन्स। इसी तरह वो भी जो है वो भी हमारा सिमिलर पर्पस फुलफिल करता है। तो हमारा जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन रेज कर लेना है। इसके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि जो मेसेनरी वॉल है वो शेयर वॉल कब कहलाती है। इन्होंने जो आंसर दिया है कि जो अर्थक्वेक लोड है, बेसिकली इट इज अ लेटरल लोड आ रहा हॉरिजॉन्टल लोड जो कि विद इन प्लेन ऑफ द मेसेनरी वॉल एक्ट कर रहा है, तो उस केस में उसको हम शेयर वॉल कहेंगे। रेफरेंस के लिए IS 1905 का कोड है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ डिफाइन किया है shear wall को, a wall designed to carry the horizontal forces which are basically earthquake loads या wind loads acting in its plane, not out of its plane, in its plane with or without vertical imposed loads। तो यहाँ पे ऑब्जेक्शन आपको नहीं रेज करना है, करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट है कि हमारा जो इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस है वो कितना होगा अगर हमारा ब्रेकिंग डिस्टेंस और लैग डिस्टेंस जो है वो इतना है। तो हमारा जो SSD होता है बेसिकली वो हमारा लैग डिस्टेंस और ब्रेकिंग डिस्टेंस को आप ऐड कर दोगे तो विल गेट 87.5। ठीक है, अब कंडीशन ये दे दी इसने कि आपको ISD कैलकुलेट करना है सिंगल लेन 2-वे ट्रैफिक के लिए। ठीक है, सिंगल लेन है हमारा और उसमें हमारा दोनों तरफ ट्रैफिक मूव हो रहा है। ठीक है, और अगर हमारा 2 लेन है और उस पे हमारा सिंगल डायरेक्शन में मूवमेंट्स हो रहे हैं, तो उस केस में हमारा जो ये SSD होगा, इस वाले ट्रैफिक कंडीशन के लिए जो SSD होगा वो 87.5 इंटू 2 होगा। और इस सिचुएशन के लिए जहां पे 2 लेन 1 वे है तो उस केस में हमारा SSD जो ये सेम SSD है वही हो जाएगा। ठीक है, और जो ISD होता है इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस वो हमारा इस वाली वैल्यू का 2 टाइम्स हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो विल गेट 350 मीटर। तो इसमें भी ऑप्शन डी दिया हुआ है, करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी है। इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन रेज नहीं करना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन है, इसलिए मैंने रेफरेंस के लिए जस्टो एंड खन्ना की बुक का रेफरेंस दिया है जहां पर एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है कि यहाँ पे सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस यानी SSD कैलकुलेट की गई है स्पीड 50 kmph के लिए। तो यहाँ पे 2 कंडीशन है, 2-वे ट्रैफिक ऑन 2 लेन रोड और 2-वे ट्रैफिक ऑन सिंगल प्लेन रोड। तो ऑप्शन बी जो है इसके लिए क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो ऑप्शन बी है, मतलब बी पार्ट है जो क्वेश्चन का, वहां पर इस SSD को मल्टीप्लाई कर दिया गया है 2 into 61.4 और जब 2 लेन्स थी तो हमारी सिंपली 61.4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस है ये आपको पता है, इट इज बेसिकली 2 times दी SSD which is being provided। तो यहां पर भी आप ऑब्जेक्शन नहीं रेज करिएगा क्योंकि आई विल इन माय ओपिनियन दे विल नॉट एग्री।
उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लेई सॉइल में हमारा जो अवेलेबल मॉइस्चर है, इंपॉर्टेंट चीज है कि जो अवेलेबल मॉइस्चर है वो 20% ड्रॉप हुआ है फ्रॉम फील्ड कैपेसिटी, यानी 100% था मॉइस्चर कंटेंट और वो ड्रॉप होके हमारा -20% होकर 80% हो गया। तो उस केस में हमारा AET बाई PET का रेशियो कितना होगा? इन्होंने आंसर 1 दिया है, जो आंसर और आंसर ए ही होगा। ठीक है, जो हमारा मॉइस्चर ड्रॉप है क्लेई सॉइल के लिए अगर 50% तक हो जाता है और हमारा अवेलेबल मॉइस्चर 50% तक रहता है, तब तक हमारा जो क्लेई सॉइल के लिए जो ये रेशियो है ये 1 रहता है। रेफरेंस के लिए के सुब्रमण्य की हाइड्रोलॉजी की बुक है, जहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जो डिक्रीज है रेशियो का वो डिपेंड करता है कि टाइप ऑफ सॉइल क्या है और रेट ऑफ ड्राइंग क्या है विद अवेलेबल मॉइस्चर कंडीशन। जनरली देखा गया है, यहां से क्वेश्चन फ्रेम किया गया था, जनरली क्लेई सॉइल के लिए AET और PET का जो रेशियो है वो 1% है फॉर नियरली 50% ड्रॉप इन अवेलेबल मॉइस्चर। तो हमारा क्वेश्चन में पूछा गया है कि 20% ड्रॉप हमारा अवेलेबल मॉइस्चर में हो रहा है फ्रॉम विथ रिस्पेक्ट टू फील्ड कैपेसिटी एट 100%। तो अगर इस ग्राफ को आप देखोगे तो ये रेशियो से पूछा गया है और पूछा गया है कि हमारा 100% हमारा अवेलेबल मॉइस्चर था, वो 20% रिड्यूस हो गया तो 80% हो गया। इस 80% के करस्पॉन्डिंग जो आपका रेशियो है वो 100% यानी 1 है। तो आप देख रहे हो 50% रिडक्शन तक, यानी अवेलेबल मॉइस्चर जब तक हमारा 50% रहेगा, हमारा जो AET बाई PET रेशियो है वो 1 है, उसके बाद वो डिक्रीज करके हमारा परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पे ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4th एडिशन की बुक है, इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन नहीं रेज करना है। रेफरेंस के लिए मैंने आपको बुक का वो स्क्रीनशॉट दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फ्लाई एश कॉन्स्टिट्यूएंट का पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट IS 1489 पार्ट 1 के अकॉर्डिंग कितना परमिटेड है? तो अभी आप देखेंगे IS 1489 के हिसाब से पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट जो है, इसमें जब हम फ्लाई ऐश का यूज करते हैं तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट परमिटेड है वो है फ्लाई ऐश शेल नॉट बी लेस देन 10% एंड शुड नॉट बी मोर देन 20%। तो लिमिट जो है वो 10 से 25% की है। तो करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नियरेस्ट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन बी होगा रेदर देन सी। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा, इसमें आपको ऑब्जेक्शन रेज कर देना है। उसके बाद हमारा इनकरेक्ट मैच निकालना है इसमें। तो आप इन्होंने जो करेक्ट आंसर दिया है वो बी दिया है और ये बिल्कुल सही है कि जो गली ट्रैप है और नहानी ट्रैप है ये स्टेटमेंट गलत है। इंटरसेप्शन ट्रैक हमारा लास्ट ट्रैप होता है। जयश्री की बुक है प्रैक्टिकल सिविल इंजीनियरिंग, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंटरसेप्टिंग ट्रैप जो है इट इज द प्रोवाइडेड इन द लास्ट मैन होल ऑफ द हाउस ड्रेनेज सिस्टम। तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल करेक्ट हो गया। जो क्यू ट्रैप है इसको आप सर्च करोगे किसी भी बुक में तो इट विल फाइंड कि हमारा इट प्रिवेंट्स ट्रांसमिशन ऑफ अनफेवरेबल ऑर्डर्स। जो हमारा गली ट्रैप है, गली ट्रैप की अगर आप डेफिनेशन देखोगे तो दे आर प्रोवाइडेड एट एक्सटर्नल फीसेस एंड दे डिसकनेक्ट द सलेज ड्रेन्स फ्रॉम द मेन ड्रेनेज सिस्टम। डिसकनेक्ट करते हैं और यहाँ पे क्या कर रहा है कि वो कह रहा है कि एडमिट करते हैं, तो ये गलत हो जा रहा है। और नहानी ट्रैप जो है ये बेसिकली हमारा फ्लोर ट्रैप है, जो कि जो वेस्ट वाटर निकल रहा है फ्लोर्स किचन एंड बाथरूम से उसको कलेक्ट करता है एंड इट फॉर्म्स द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द वेस्ट वाटर फ्लोर। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है तो इट इज नॉट प्रोवाइडेड आउटसाइड द बिल्डिंग, जस्ट ये केवल जो आपका आउटलेट है वहीं इमीडिएटली वेस्ट फ्लोर के नीचे प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे गलत है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन नहीं रेज करना है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक एक्सेली लोडेड कॉलम है जिसका जो बियरिंग के लिए उसको मशीन नहीं किया गया है, तो जो फास्टनिंग है वो कॉलम्स टू द बेस प्लेट वो किसके लिए डिजाइन की जाएंगी? करेक्ट आंसर जो है वो हमारा 100% है और 100% ही रहेगा। अगर मशीन्ड नहीं है तो फास्टनिंग जो है वो 100% लोड के लिए डिजाइन की जाएंगी। रेफरेंस के लिए एसके दुग्गल की बुक का रेफरेंस दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर एक्सियल कंप्रेसिव लोड है और कॉलम जो है वो मशीन्ड है, इट हैज मशीन्ड एंड, ठीक है, तो जो स्प्लाइस प्लेट है और जो कनेक्शन है वो 50% ऑफ एक्सियल लोड के लिए डिजाइन किए जाएंगे। ठीक है, और इफ द एंड्स ऑफ कॉलम आर नॉट मशीन्ड, तो क्वेश्चन में नॉट मशीन्ड है तो स्प्लाइस और कनेक्शंस जो है दे आर डिजाइन टू रजिस्ट द टोटल एक्सियल लोड, यानी 100% ऑफ द टोटल लोड। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन नहीं रेज करना है।
प्लेट गर्डर में जो बियरिंग प्लेट प्रोवाइड करते हैं बकलिंग ऑफ वेब के लिए प्रोवाइड करते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। ये मैंने यहाँ रेफरेंस नहीं दिया बट इट्स आंसर इज हैज बीन गिवन करेक्टली। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन दिया हुआ है अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन जिसमें टॉप फ्लैंज विड्थ नीचे वाले विड्थ से कम है, तो न्यूट्रल एक्सिस जो होगा वो नियर दी लेस कंसंट्रेटेड एरिया होगा। ठीक है, तो यहां से अगर मान लेते हैं कि x1 दूरी पे और इसका हम बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम खींचते हैं। ठीक है, तो यहां पर बोल रहा है टॉप पे हमारा 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर है परमिसिबल स्ट्रेस, बट यहाँ की स्ट्रेस हमारी जो है वो यहाँ पर नहीं दी हुई है। तो यहाँ नहीं दी हुई है तो वी विल नॉट एबल टू यूज सिंगुलर ट्राइंगल्स, ज्योमेट्री का हम यूज करके न्यूट्रल एक्सिस की जो डेप्थ है बॉटम से वो नहीं निकल पाएंगे। ऑब्वियस है कि यहाँ पर न्यूट्रल एक्सिस जो होगा वो हमारा बॉटम से पूछ रहा है तो लेस देन 150 होगा बिकॉज इट विल बी मोर टुवर्ड्स दी बॉटम। ठीक है, तो डाटा मिसिंग है क्वेश्चन में और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की मैंने एक बुक का रेफरेंस भी दिया हुआ है कि न्यूट्रल एक्सिस की पोजीशन जो है वो कैसे डिसाइड होती है। तो इस क्वेश्चन में भी आप ऑब्जेक्शन रेज कर दोगे डाटा मिसिंग की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है IS 456 में रिकमेंडेड वैल्यू इफेक्टिव हाइट कितनी होगी, जिसमें कंप्रेशन मेंबर की जो पोजीशन है वो हेल्ड और रिस्ट्रेन्ड है रोटेशन के अगेंस्ट में, और अदर एंड जो है वो रोटेशन के अगेंस्ट रिस्ट्रेन्ड है बट पोजीशन के अगेंस्ट वो नहीं हेल्ड है। तो वो ये सेम कंडीशन मैच कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये 1.2L आप देख सकते हो, इट इज द रिकमेंडेड वैल्यू ऑफ द इफेक्टिव लेंथ। तो यहाँ पर देख आप इंपॉर्टेंट चीज है कि क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे रिकमेंडेड पूछ रहा है तो 1.2L होगा, और अगर आपको थ्योरेटिकल पूछता है यहाँ पे, ठीक है, तो इट वुड हैव बीन सिंपली L। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज हो गई। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी ही होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पूछा गया। ये तीन जो स्टेटमेंट है ये मुझे रेफरेंसेस मिल गए कि ये तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। रेफरेंस के लिए हाइड्रोलिक ट्रांजिएंट की बुक मैंने लगाई हुई है रेफरेंस पे, जहां पे ये कहता है कि जो रिजिड वाटर कॉलम थ्योरी है इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द रियल फ्लो कंडीशंस। ठीक है, तो आपका ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, डज नॉट रिफ्लेक्ट फील्ड सिचुएशन। ये एज्यूम करता है कि पाइप हमारा एक्सपैंड नहीं कर रहा है ड्यूरिंग फ्लूइड फ्लो। तो यहां से आप देख सकते हो कि यहां पे लिखा है कि पाइपलाइन इज ऑफ कांस्टेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड सिंपली कंसीडर्ड एज अ सॉलिड बॉडी व्हिच इज डायनामिकली बैलेंस्ड। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट का मैंने खोजा भी नहीं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ऑप्शन डी जो है, इन्होंने ऑप्शन डी दिया है, तो आई डोंट थिंक इसमें आप ऑब्जेक्शन रेज करने की आपको जरूरत है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्ज परसेंटेज ऑफ माइका अगर है हमारा सैंड पे तो इट रिड्यूसेस द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट और मोर्टार। रेफरेंस के लिए मैंने एक आर्टिकल से सोर्स दिया हुआ है जिसमें लिखा है कि अगर माइका सैंड में प्रेजेंट है तो हमारी मोर्टार की स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर दिया हुआ है, इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन नहीं रेज करना है। ये एक बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन इन्होंने दिया है। IS 456 के अकॉर्डिंग हमारा पोर्टेबल वाटर का pH दिया हुआ है। तो यहाँ पर समझना ये जरूरी कि किस कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। जो IS 456 है इट इज पर्टेनिंग टू द कंक्रीट कोड। ठीक है, और कंक्रीट कोड में जो पोर्टेबल वाटर का यूसेज है दैट इज बेसिकली यूज्ड फॉर मिक्सिंग कंक्रीट। ठीक है, तो IS 456 में ये कहा गया है कि हमारा जो पोर्टेबल वाटर है वो मिक्सिंग कंक्रीट के लिए सुटेबल है। तो उस वाटर के लिए आपका जो pH है वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए एज पर IS 456 इट शुड नॉट बी लेस देन 6। तो इट शुड नॉट बी लेस देन 6। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसको बहुत सारे स्टूडेंट्स रिलेट कर रहे हैं, जो हमारा IS 10500 है ड्रिंकिंग वाटर का कोड है। तो जो पोर्टेबल वाटर है वो अगर ड्रिंकिंग पर्पस के लिए हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो ड्रिंकिंग वाटर, तो IS 10500 जो है ये पोर्टेबल वर्ड यूज ही नहीं करता है, वो ड्रिंकिंग वाटर का यूज करता है। तो अगर कहें हम कि अगर पोर्टेबल वाटर को ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज करना है तो उसके लिए हमारा जो pH की वैल्यू होनी चाहिए वो 6.5 to 8.5 होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पोर्टेबल वाटर को बिकॉज IS 456 के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है क्लॉज 5.3.2 में कि जो पोर्टेबल वाटर है इट इज जनरली कंसीडर्ड सेटिस्फैक्टरी फॉर मिक्सिंग कंक्रीट। ठीक है, तो पोर्टेबल वाटर जब कंक्रीट के लिए मिक्स करने के लिए यूज कर रहे हैं IS 456 में तो उसका pH जो है हमारा
should not be less than 6। तो जो कॉन्टेक्स्ट है क्वेश्चन का वो यहाँ पर क्लियर है, सो इसमें आपको ऑब्जेक्शन रेज नहीं करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स में कंफ्यूज्ड है, आई वुड नॉट सजेस्ट टू रेज ऑब्जेक्शन इन दिस क्वेश्चन। कॉपर स्लैब कैन बी यूज्ड एज अ परफॉर्मेंस इंप्रूवर इन ओपीसी। रेफरेंस के लिए शेट्टी की कंक्रीट टेक्नोलॉजी की मैंने कंक्रीट टेक्नोलॉजी की बुक लगाई हुई है, जहां पर ये परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट परसेंटेज ऑफ मैक्सिमम लिमिट ओपीसी में देखिए दी हुई है, ठीक है, यहाँ अप टू 5% दिया हुआ है, जिसमें परफॉर्मेंस इंप्रूवर में हमारा कॉपर स्लैग भी आप देख रहे हैं आता है, ठीक है। तो इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन रेज नहीं करना है। उसका लेवलिंग का एक क्वेश्चन है, इसमें आप सॉल्व करोगे तो इन दोनों का जो एवरेजिंग करके आएगा उसमें ये पता चलेगा आपको जो क्यू पॉइंट है, ठीक है, वो हमारा पी से नीचे है, बिकॉज यहाँ पे जो पॉइंट रीडिंग्स हैं आपकी, यहाँ पे अगर रिवर है तो यहाँ से जो रीडिंग आ रही है वो हमारी ये दिखा रही है कि ये ग्रेडियंट हमारा फॉल हो रहा है। तो यहाँ पे जो 200 माइनस एवरेज, इन दोनों से मीन करेक्शन आएगा 1.85 का होगा, जो मीन डिफरेंस इन एलिवेशन बिटवीन दोस 2 पॉइंट्स होगा। तो नियरेस्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन रेज नहीं करना है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको ऑब्जेक्शन रेज करने की जरूरत है, बिकॉज यहाँ पर स्लोप और डब्ल्यू लोड में सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए एक कंडीशन पूछी गई है कि हमारा जो अगर लोड डब्ल्यू है, इसकी पहले तो पोजीशन नहीं मेंशन्ड है, ठीक है, पोजीशन नॉट मेंशन, इट कैन बी हियर, इट कैन बी हियर, इट कैन बी इन सेंटर। इफ वी अज्यूम इट इज इन सेंटर, हम बाय डिफॉल्ट अगर अज्यूम भी कर लें तो L/2 पे अगर मान लें तो पूछ रहा है कि हमारा स्लोप कितना होगा। तो हमने आर.के. बंसल की टेक्स्ट बुक का रेफरेंस दिया हुआ है, यहाँ पर एक सिंपली सपोर्टेड बीम जो कि ए दूरी से ए सपोर्ट से है, तो वहां पर जो थीटा ए निकल के आता है वो ये निकल के आता है। यहां पर अगर हमने अज्यूम कर लिया कि ए जो है और बी जो है वो L/2 के बराबर है, इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट थीटा ए इज इक्वल टू थीटा बी WL²/16E आएगा, ठीक है। तो इसका रेफरेंस आप यूज करोगे एंड यहां पर देखोगे कि एज्यूमिंग की लोड हमारा सेंटर पे एक्ट कर रहा है एंड इट इज अ कंसंट्रेटेड लोड, तो टाइप ऑफ लोड और पोजीशन उसकी मेंशन ना होने के कारण ये हमारा क्वेश्चन भी इनकम्प्लीट है। और अगर ये एज्यूम भी कर लें कि हमारा सेंटर पे लोड लग रहा है तो हमारा WL²/16EI आना चाहिए, जिसमें कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं बैठता है, ठीक है। नो ऑप्शन करेक्ट, डाटा इनकम्प्लीट, ठीक है। तो इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन रेज कर देना है, ठीक है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिजाइन पैरामीटर फ्लोकुलेशन के लिए एक डायमेंशनलेस नंबर है, जहां पे जी जो है इसको हम वेलोसिटी ग्रेडियंट भी बोलते हैं या शेयर रेट भी बोलते हैं, या और dt हमारा डिटेंशन टाइम है, जो मीन रेजिडेंसी टाइम है। तो जी और टी टू प्रोड्यूस लार्जर एंड लाइटर फ्लॉक्स, बड़े बड़े हों और हल्के हों, तो उसके लिए एक रेफरेंस बुक का मैंने रेफरेंस दिया हुआ है, जिसमें कहा गया है कि जो लो वैल्यूज ऑफ शेयर रेट यानी जी की लो वैल्यूज हो और मीन रेजिडेंस टाइम ज्यादा हो, ठीक है, तो हमारे जो फ्लॉक्स होंगे वो लार्ज होंगे और लाइट और फ्लफी फ्लॉक्स बनेंगे, ठीक है। तो यहां पर लार्ज स्मॉल जी और लार्ज टी, स्मॉल जी और लार्ज टी आप देखोगे तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। तो करेक्ट आंसर दिया है, इसमें आपको ऑब्जेक्शन नहीं रेज करने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम दी हुई है और हमें सपोर्ट फिक्स सपोर्ट पे यहाँ पे ये रिएक्शन निकालना है, इसको हम आर मान लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ये जो लोड है इसको हमने V माना, तो सिग्मा MC जो होगा वो 0 होगा, तो हमारा V इंटू L/2 होगा जो 0 हो जाएगा, तो V इक्वल टू 0 हो जाएगा। जब V इक्वल टू 0 हो जाएगा तो यहाँ तक सब कुछ 0 हो जाएगा, ठीक है। इस सेक्शन में कोई भी बेंडिंग मोमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अब जब सब 0 हो गया यहाँ पे, ठीक है, तो सिंपली इस बीम का ये इक्विलिब्रियम देखेंगे तो ये R इज इक्वल टू P हो जाएगा सिग्मा Fy इक्वल टू 0 में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इन्होंने करेक्ट आंसर दिया है, इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन रेज नहीं करना है। उसके बाद एक यूनिफॉर्म फ्लो का केस है, जिसमें वाइड रेक्टेंगुलर चैनल की बात की है, जिसमें जो फ्लो है 100 फीट वाइड चैनल पे हो रहा है, तो जो विड्थ है वो हमारा 100 फीट दिया हुआ है, ठीक है। बेड स्लोप जो है S0 वो हमारा 0.03% दिया हुआ है। मैनिंग्स कोफिशिएंट n की वैल्यू 0.015 दी हुई है और डेप्थ जो है वो हमारी y0 जो है 10 फीट दी हुई है और हमें वेलोसिटी निकालने को पूछा है। तो सुब्रमण्या की 3rd एडिशन की बुक अगर हम देखें तो वहां पर वाइड रेक्टेंगुलर चैनल में हम अज्यूम कर सकते हैं जो हाइड्रोलिक रेडियस है वो हमारा
r टेंड्स टू y नॉट होता है, तो हम वी कैन अप्रोक्सीमेट इन अवर कैलकुलेशन कि r जो है वो डेप्थ के बराबर है हाइड्रोलिक रेडियस, ठीक है। सच चैनल्स विथ लार्ज बेड विड्थ एज कंपेयर टू देयर रिस्पेक्टिव डेप्थ आर नोन एज वाइड रेक्टेंगुलर चैनल, ठीक है। लेकिन अगर आप एग्जैक्टली कैलकुलेशन पे जाना चाहते हो, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे कैलकुलेटर अलाउड नहीं था, तो वी कैन b इज इक्वल टू 100 फीट दिया है, उसका यूज भी कर सकते हो, बट वी कैन अप्रोक्सीमेट यहाँ y नॉट के बराबर है। और जो हमारा मैनिंग्स फॉर्मूला है वो कहता है कि जो वेलोसिटी है वो इस इक्वेशन से गवर्न है, तो 1/n आप करोगे तो 0.015 आएगा, मल्टीप्लाइड बाई r जो है वो आपका y के बराबर है, तो आपका यहाँ पे डेप्थ कितनी दी हुई है, 10 फीट दी हुई थी ना, 10 फीट की पावर 2/3 और s नॉट की वैल्यू 0.03 का स्क्वायर रूट, इसको सॉल्व करोगे तो ये 5.3 फीट पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा नियरेस्ट आंसर जो होगा 5 फीट होगा पर सेकेंड होगा। अगर आप यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन ये जो अजम्पशन है वो नहीं यूज करोगे तो यू विल गेट एग्जैक्टली नियर अबाउट 5 फीट पर सेकेंड। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन सी होगा रादर देन ऑप्शन ए जो इन्होंने गलत दिया हुआ है। तो इसका रेफरेंस देके आप इसमें ऑब्जेक्शन रेज कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, करेक्ट मैच निकालना है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए कैंटिलीवर बीम है। कैंटिलीवर बीम का मतलब एक एंड फिक्स्ड है, एक एंड हमारा फ्री है, ठीक है। तो यहाँ इन्होंने जो ऑप्शन दिया है वो ऑप्शन डी दिया है, लीनियरली वेरिंग लोड के लिए ट्राइंगल बीएमडी दिया है, जो कि गलत है, ठीक है। इट इज बेसिकली क्यूबिक पैराबोला। रेफरेंस के लिए मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल की बुक क्रैक पेज 256 में एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया हुआ है, जहां पर एक कैंटिलीवर बीम में लीनियरली वेरिंग लोड आप देख रहे हैं दिया हुआ है। तो इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आप देख रहे हैं निकल के आ रहा है, इट इज अ क्यूबिक कर्व, इट इज नॉट अ ट्राइंगल, ठीक है। कंसंट्रेटेड लोड अगर आपका होगा यहाँ पर या किसी भी लोकेशन पे, तो यू विल गेट अ बेंडिंग मोमेंट विच इज बेसिकली ट्राइंगल। तो यहाँ ऑप्शन डी नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा। इसके लिए आप ऑब्जेक्शन रेज कर दीजिए, ठीक है। आई होप this video will help you, and try to submit the objections by tomorrow morning in GKPSC. Thank you and all the best.